2 बच्चे हैं, मीठी खीर, उसके अलावा बवासीर। बड़ी बात होती है आईटी से विदाउट प्लेसमेंट निकलना। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनकी नौकरी नहीं लगती है, अदरवाइज सबकी लग जाती है और अच्छी नौकरियां लगती हैं। 7वीं क्लास में थे जब सीज़न 1 देखा था, और अभी हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं जब सीज़न 3 आया है। मुन्ना जज्बाती, हम लोग को ऐसा लगता था कि हर दफ्तर में वो है। यार आई एम वेरी इन जनरल आई एम वेरी एमलेस गाय। अच्छा। मेरे कोई एम्स नहीं होते। फिर आपको ऐसा कहीं नहीं फील हुआ कि मैं आउटसाइडर हूँ? तो ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, वरना फिर यही तुम दिखाओगे कभी बार कि इसने मना किया था, अब देखो ये खड़ा हो रहा है। लाइफ का अभी तक का जो भी आपकी जर्नी रही है, उसमें सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आप क्या मानते हैं? आई थिंक हाँ, प्लेसमेंट ना होना। सबसे पहले तो जितेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जस्ट अनस्क्रिप्टेड में। थैंक यू सो मच यार। और काफ़ी एक्साइटेड था मैं ये बातचीत के लिए। क्यों एक्साइटेड था वो आगे पॉइंट्स बताऊंगा, बिकॉज आपकी जर्नी से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी भी जर्नी का पार्ट रहे हैं। अरे वाह। जैसे आईटी की तैयारी वगैरह वगैरह, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले आई विल स्टार्ट आपकी ही फिल्म के एक डायलॉग से। जादूगर फिल्म, और डायलॉग है कि दिल बहलाने वाले को नहीं, दिल जीतने वाले को जादूगर कहते हैं। और अभी के सिनेरियो में आप लगातार दिल जीत रहे हैं। आपकी जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं, लगातार आप दिल जीत रहे हैं। हाउ इज़ दिस फीलिंग कि अभी तो आपके पास रिएक्शंस आ रहे होंगे तमाम जगहों से, कोटा फैक्ट्री आ चुका है, सीज़न 3, पंचायत सीज़न 3 आ गया, तो ये कैसी ये फीलिंग है? आई थिंक काफ़ी मेहनत लगती है। आई थिंक सीज़न 3 तक पहुंचने में बड़ा डिफ़िकल्ट काम है वो पूरे टीम का ही। और बहुत कम ऐसे शोज़ हैं जो सीज़न 3 तक पहुंचते हैं और स्टिल मतलब वो कंटेंट वाइज उतना मैनेज कर पाते हैं या उतना प्यार उन्हें मिलता है। तो मैं ऐसे 2 शोज़ का पार्ट रहा हूँ, इसलिए आई एम फीलिंग रियली ग्रेट कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ऐसा कम हो पाता है जनरली। या तो कई बार राइटर्स बदल जाते हैं, या कई बार टीम के कुछ लोग बदल जाते हैं, जिसके कारण वो कंटेंट पूरा चेंज हो जाता है। बट समहाउ वी मैनेज्ड कि ये दो चीज़ें ऐसी हैं, पसंद भी किया जा रहा है। एग्जैक्टली। और वो ऑडियंस तक उतना ही अच्छे तरीके से पहुंचा है जितने पिछले सीजन्स पहुंचे हैं, और उतना ही प्यार उन दोनों सीजन्स को मिला है, इस सीज़न 3 को मिला है। तो काफ़ी अच्छी फीलिंग है। तो जब आपने शुरुआत में, जब आप इस प्रोजेक्ट में साथ आए, इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स की बात स्पेसिफिकली करूँ तो, क्योंकि सबसे रिसेंट यही है, तो उस समय क्या ऐसा लग रहा था जब बन रहा था कि यार ये कुछ ऐसा लंबा खिंचेगा जिस समय आप बना रहे थे? मतलब ऑनेस्टली क्या उस समय फील कर रहे थे? पंचायत की जिस तरह की कहानी है, मुझे लग रहा था कि यहाँ बहुत सारा स्पेस मिलेगा, बहुत सारे, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं गांव देखे हैं मैंने, गांव के लोग देखे हैं, तो मुझे पता है कि किस्से कहानियाँ बहुत हैं और कैरेक्टर्स बहुत हैं। तो हर सीज़न में कैरेक्टर्स भी बढ़ाए जा सकते हैं, फिर हम उन कैरेक्टर्स के ट्रैक के दिखा सकते हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं, उनकी कहानी एक्सप्लोर करते हुए कैसे वो इन जो 4 मेन कैरेक्टर स्टैब्लिश हुए थे सीज़न 1 में, उनकी कहानी में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं वो बाकी सारे कैरेक्टर्स। तो पंचायत में कहीं ना कहीं वो स्कोप नज़र आ रहा था, बट श्योरिटी वो नहीं थी कि इसको कितने लोग देखेंगे। वो बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ तक पहुँच रहा है, और कितना अप्रिशिएशन मिल रहा है उस चीज़ को कि उसको आगे लेके जाएं, वो भी काफ़ी मैटर कर जाता है। वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहा हमारे लिए कि हम उसको उसी मोटिवेशन से बना रहे हैं, और हर बार लोग जुड़े हुए हैं, वेट करते हैं लोग कि कब नेक्स्ट सीज़न आएगा। तो वो चीज़ें काफ़ी इंस्पायर्ड रखती हैं कि अगला सीज़न बनाएं और उसको भी उतनी शिद्दत से बनाएं, उतनी मेहनत करें। और कोटा फैक्ट्री मुझे लगता है कि हाँ, मतलब ऐसा एक अननोन वर्ल्ड था जो बहुत लोगों को वहाँ के बारे में क्या होता है उधर, और किस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट फंक्शन करते हैं, वो कौन सी दुनिया है, उसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता था। तो वो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शायद स्टूडेंट लोग ही देखेंगे, या जो वहाँ पे रहे हैं या जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की है वही लोग देखेंगे। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि उसकी लिमिटेड ऑडियंस होगी, बट वैसा नहीं हुआ। मतलब वो पेरेंट्स तक पहुँचा, वो और बच्चों तक पहुँचा, और वो नई जनरेशन तक पहुँचा। जिस तरह का रिस्पॉन्स है, वैसा रिस्पॉन्स सुनने में आ रहा है कि हम 7वीं क्लास में थे जब सीज़न 1 देखा था, और अभी हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं जब सीज़न 3 आया है। तो यानी कि लोग कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं, या उस तरह की फॉलोइंग है, और मतलब हर एज ग्रुप में फॉलोइंग है। ये भी बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिस तरीके की दुनिया उसमें दिखाई गई है, मतलब ये दुनिया तो नहीं ही दिखाई गई थी, मतलब इस तरीके से हमारे सामने कोटा नहीं था। हाँ, सो मोटा अगर बात करें तो मतलब दोनों के बारे में वो श्योरिटी नहीं थी कि इसके इस लेवल पे सीजन्स आएंगे, और आएंगे तो भी उनको उतना प्यार मिलेगा। एक छोटी सी क्विज़ मैंने पंचायत सीज़न 1 और सीज़न 2 से जुड़ी हुई तैयार की है, तो उसमें 5 सवाल हैं सिर्फ। कि इन सीज़न 1 प्रधान जी सॉ अ पिक्चर ऑफ अ फेमस इंडियन लीडर इन हिज मोबाइल फोन एंड गॉट इंस्पायर्ड। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। सीज़न 1 में एक कपल फाइट कर रहे हैं अपने बेटे के नाम को लेकर के, क्या थे वो 2 नाम, याद हैं आपको? आरव
बढ़िया। दूसरा? आरव और जो फाइनली नाम रखा जाता है आत्माराम। आत्माराम। What was the slogan that सचिव जी was trying to put on the wall? ये तो बता ही दोगे आप। दो बच्चे मीठी खीर। वजह से गांव के लोग गुस्सा हो गए थे। गांव के लोग तो नहीं, भूषण जो बन रहा कसे वहाँ पे वो कैरेक्टर स्टैब्लिश हुआ था। आई थिंक दो बच्चे हैं मीठी खीर, उसके अलावा बवासीर, उससे ज़्यादा बवासीर। ठीक है। पंचायत सीजन 2 में एक ड्रंक इंसान अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड का क्या नाम? नहीं, बहुत मजेदार है, याद आ जाएगा आपको। अरे यार ये कैसे भूल गया, ये तो पूरे टाइम में बेचारा नाम लेते रहता है, पूरे एपिसोड में उसका नाम मालती। बहुत ही बढ़िया। उन दो लड़कों के नाम बताइए जिससे आपकी सीजन 1 में फाइट होती है। अरे यार ये जस्ट बता लोगे जस्ट निकला यार, ये जस्ट बार सब आसपास नाम ले रहे हैं वो आपके, बड़े मजेदार नाम है। हिंट दूं? अल्फाबेट, बहुत कॉमन नाम है। पता नहीं वो जैसे तुमने सवाल पूछा यहाँ से निकल गए वो। डब्लू बबलू। ठीक है। एक मेरा सवाल है कि आप IIT खड़गपुर से सिविल इंजीनियरिंग करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने इन शॉर्ट्स के फाउंडर जो अजहर इकबाल है उनका इंटरव्यू किया। ये IIT से जुड़े लोग मतलब कैसे फोड़ देते हैं ये समझ नहीं आता। मतलब इंजीनियरिंग में तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इसके अलावा भी अगर सिंगिंग कर रहे हैं तो बढ़िया कर ले रहे हैं, एक्टिंग में आ रहे हो तो आप बढ़िया कर रहे हो। मतलब व्हाट डू यू फील कि क्या ऐसा कुछ है वहाँ हुक पॉइंट कि यार इस वजह से कर ले जाते हैं? मतलब आप कुछ ढूंढ पाते हो? स्टिल आई फील कि बहुत कम नंबर है, और शायद आई थिंक अभी इस टाइम पे हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं और उनका काम बहुत अप्रिशिएट हो रहा है, तो ऐसा हमें लग रहा है, बट ऐसा है नहीं। बहुत कम नंबर है ये। बट क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत इंटेंस पढ़ाई करते हैं उस एज में जहाँ पे बाकी लोग बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं अपनी लाइफ के, कि हाँ भाई मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, या मुझे मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो मैं स्पोर्ट्स के लिए जाता हूँ। तो वो शायद उनकी लाइफ में वो फेज़ ही मिसिंग है तैयारी करते टाइम। हाँ, तैयारी करते टाइम वो सिर्फ शायद PCM भी नहीं, मतलब दैट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो पतली शीटें पढ़ाई जाती हैं और DPPs पढ़ाई जाती हैं, जो क्रीम मटेरियल निकाल के पढ़ाया जाता है कि भाई ये पढ़ लो तो IIT में हो जाएगा। तुम ऑफ कोर्स डिटेल में पढ़ते हो बट तुम मोस्टली क्रीम ही पढ़ रहे हो, तुम वो सारे जो एरियाज हैं वो मिस करते हो, है ना। जो और वो बहुत ऐसी एज है जहाँ पे तुम बहुत सारी चीज़ें इजीली सीख पाते हो। अगर तुम्हें उस उम्र में अगर तुम्हें कवर ड्राइव सीखना है तो बहुत इजी होगा तुम्हें कवर ड्राइव सीखना। उस उम्र में अगर तुम्हें गिटार बजाना सीखना है तो बहुत इजीली तुम अडेप्ट कर पाओगे कोई भी नई चीज़, या कोई नई लैंग्वेज सीखनी है तो वो करेक्ट एज होती है मेरे हिसाब से। और उस एज में ये सारी चीज़ें ये लोग मिस कर देते हैं जो IIT की तैयारी कर रहे होते हैं। देन दे गो टू IITs, और अच्छे अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं तो वहाँ पे वो लोगों को पहली बार ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि हाँ म्यूज़िक हो रहा है, या प्लेज हो रहे हैं, या स्पोर्ट्स को कितना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है इंस्टीट्यूट्स। तो वो मुझे लगता है कि फिर क्योंकि ये पढ़ाई बहुत डेप्थ वाली है उस उम्र में, तो उनको कहीं ना कहीं वो आदत लग जाती है कि किसी भी चीज़ को अगर कर रहे हैं तो शायद अगर डिटेल में नहीं कर रहे हैं तो शायद उन्हें मज़ा नहीं आता, घिसना आ जाता। हाँ। तो वहाँ पे जब ऐसे फन वाली चीज़ को भी वो लोग एक्सप्लोर करते हैं तो उसको कुछ ज़्यादा डिटेल में ले लेते हैं, ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं, विच इज़ नॉट हेल्दी, ठीक है। उसको ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं और पागल ही हो जाते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के पीछे। तो वो होता है मुझे लगता है कुछ काफ़ी सारे लोगों के साथ, इसलिए वो अलग अलग फील्ड में इंटरेस्ट अपना डेवलप करते हैं ड्यूरिंग देयर इंजीनियरिंग। एंड फिर वो ही आजकल थोड़ी सी फ्रीडम है उनके पास, एंड लोगों का मेंटल स्पेस वैसा नहीं है कि हमें पर्टिकुलर जॉब करनी है तो ही हम अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे। तो वो उस मेंटल स्पेसेस थोड़े से बाहर आ जाते हैं लोग। थोड़ी सी फ्रीडम इसलिए भी मिलती है क्योंकि उनके पास पता है कि एक इंजीनियरिंग की डिग्री है जो अगर कुछ नहीं हुआ तो दैट्स अ प्लान बी। हाँ, प्लान बी है, बैकअप है, सेफ है, तो रिस्क ले सकते हैं। उस रिस्क फैक्टर के साथ वो लोग इन चीज़ों में फ्री होकर के एक्सप्लोर करते हैं तो शायद वो ज़्यादा निखर के आता है। दैट्स व्हाट माय ओपिनियन, बट मुझे पता नहीं कि असली वजह क्या है, ये मेरा ओपिनियन। बड़ी चीज़ जो बोली जा रही है कि यार अगर IIT कर लिया तो मतलब आपके ऊपर एक स्टैम्प लग गया कि हाँ भाई ये बंदा तो बहुत आगे जाएगा। वो करने के बाद आप 4 साल सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, अच्छे से कर लेते हैं। उसके बाद जब आप NSD के लिए ट्राई करते हैं, वहाँ पर जब आपका नहीं होता है तो दैट रिजेक्शन, एक सक्सेसफुल लाइफ चल रही है, एक अच्छी आप लाइफ जी रहे हैं, उसके बाद जब वो रिजेक्शन आता है तो उसने उस वक्त क्या इम्पैक्ट किया? कि आपको एक भी बार ये नहीं लगा कि यार शायद ये नहीं करना चाहिए, मैं इसके लिए नहीं हूँ? आई थिंक रिजेक्शन से ज़्यादा ये हो जाता है कि यार एक्सप्लोर करके देखना है मेरा क्या जा रहा है,
वैसा हो जाता है कि चल एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। मैंने एक कॉलेज में जब ऑडिशन किया था मतलब ड्रामेटिक सोसाइटी के लिए, तो वो ऐसे ही किया था कि यार इतने सारे लोगों ने ऑडिशन किया है, मैं भी कर लेता हूँ, मैं भी जाके देख लेता हूँ, होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो ठीक बात है। ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ा इशू ये था कि मुझे लग रहा था कि करियर है और ऑफ कोर्स मुझे जो जॉब मिलनी चाहिए थी वो नहीं है, तो वो एक प्रेशर था कि वो एक इंटरेस्ट था कि मुझे जेन्युइनली एक्टिंग सीखनी है। और उसमें अगर वो आई कहाँ से ये, मतलब ये कहीं से तो आया होगा कि यार एक्टिंग करनी है, मतलब पहला थॉट ही कब आया, कैसे आया? यार मुझे लगता है कि ये IIT से अनएम्प्लॉयमेंट एक बंदे का निकलना वहाँ से आया कि जब तुम प्लेसमेंट नहीं हुई है तुम्हारी और तुम्हारी कोई नौकरी नहीं लगी है, तो वहाँ से फिर तुमने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि मैं क्या कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। देन आई रियलाइज़ कि यार, तो उस वक्त भी सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, उस वक्त भी यही, मतलब जैसे अभी आप जब बता रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि बिकॉज हम अभी देख चुके हैं कि हाँ वो फेज़ पार हो चुका है, बट जब उस वक्त आप इस फेज़ में थे तो ये बहुत अजीब सा रहा होगा, क्योंकि बाकी लोग प्लेस हो रहे होंगे, सबकी जॉब लग रही होगी, तो फिर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उस टाइम तो बहुत स्ट्रगलिंग सा लग रहा था, या फिर आप रिलैक्स थे नॉर्मल? नहीं, काफ़ी लॉस्ट फील कर रहा था मैं उस टाइम पे। बड़ी बात होती है IIT से विदाउट प्लेसमेंट निकलना। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनकी नौकरी नहीं लगती है, अदरवाइज सबकी लग जाती है और अच्छी नौकरियाँ लगती हैं। तो मैं उस फेज से गुजरा हूँ जहाँ पे नौकरी लग ही नहीं रही थी, एंड आई ट्राइड अ लॉट, आई गेव लॉट्स ऑफ इंटरव्यूज़ एंड काफ़ी जगह शॉर्टलिस्ट भी हुआ, बट फाइनली वो नहीं मिल रहा था। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है यार ये तो उसमें से मुझे लगता है 16 लाख में चलो एक क्राउड है और उस उम्र में लोगों को पता नहीं होता क्या करना है, और लोग बोल देते हैं कि चलो IIT की तैयारी कर लो, तो तैयारी करने चले जाते हैं लोग। कम से कम नहीं तो मुझे लगता है कि 5 लाख लोग ऐसे होते होंगे जिनका जेन्युइन इरादे होते होंगे कि इंजीनियर बनना है और मेहनत करते हैं, और तो तुम लकी ही हो सकते हो कि तुम उन 5,000 में आ गए, या उन 10,000 में जो 11,000 सीटें हैं उनमें तुम आ गए, तुम लकी ही हो सकते हो, क्योंकि मेहनत बहुत लोग कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ें मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं, जो मेरा पिछला एक्सपीरियंस रहता है लाइफ का, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस वो मुझे काफ़ी इंस्पायर करते हैं कि समहाउ आई विल मैनेज। वो एक वैसी वाली चीज़ थी कि यार एक बार ट्राई करके देखते हैं NSD में, एंड काफ़ी फ़नी चीज़ें हो रही थी वहाँ पे, ठीक है। जैसे उनका जो भी प्रिपेयर करके आना होता है, उनका होता है कि 6 आपने प्लेस किए होने चाहिए, है ना, अच्छे प्लेस किए होने चाहिए, तो उनके आपको रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होते हैं, तो वो मैंने जुगाड़े, ठीक है। देन किए थे, हाँ किए थे बेसिकली। ऑफ कोर्स मतलब वो 6 ऐसे प्लेस होने चाहिए जो पॉपुलर हों, और मतलब किसी अच्छे थिएटर ग्रुप के लोगों के सामने आपने किए हैं या उनके साथ किए हैं, तो उस तरह के, तो वो मैंने किए हुए थे। तो IIT के टाइम पे मैंने जो भी बड़े कॉम्पिटिशन्स थे उनमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, और कहीं ना कहीं समहाउ मैं एक बहुत ही अच्छा प्ले कर रहा था, विच इज़ वेरी नोन प्ले कॉल्ड सखाराम बाइंडर, एंड जो कि बहुत ही बड़ा प्ले माना जाता है, तो उसका मैं पार्ट हूँ, और मैं मतलब उसमें सखाराम प्ले कर रहा था, एंड आई गॉट लॉट्स ऑफ बेस्ट एक्टर इन वेरियस कॉम्पिटिशन्स। सो उसने मुझे बहुत हेल्प की कि मुझे बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स आते थे जो जज करते थे, है ना, बहुत सारे थिएटर पर्सनैलिटीज़ थे जो जज करने आते थे, तो उनके रिकमेंडेशन लेटर मुझे मिल गए थे, तो वो मैंने सारे कलेक्ट कर लिए थे। देन जो तैयारी करनी थी, तो मुझे कहीं ना कहीं पता नहीं कैसे ये लगा कि उसमें डांस भी होता है, सिंगिंग भी होता है, एंड एक्टिंग पीस प्रिपेयर करना होता है। तो एक्टिंग पीस मैंने प्रिपेयर कर लिया था, एंड ऑफ कोर्स उसमें लिखा था कि यू नीड टू नरेट अ पोएम और अ सिंग, मतलब कुछ भी गाना तुम्हें सिंग करना है। तो ऑफ कोर्स मैं थोड़ी बहुत कविताएं लिखता था, तो मैंने अपनी कविताएं ही तैयार कर ली थी, बट समहाउ पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों ऐसे मुझे लगा कि डांस वाला जो है वो ऑप्शनल है। अच्छा। डांस कौन देखेगा, या ठीक है। एंड देन मैं पहुंचा वहाँ पे, तो इट वाज लाइक सम, जैसे IIT के बच्चे तैयारी करके आते हैं ना एग्जाम सेंटर पे, तो वैसा ही कुछ माहौल था, और एकदम प्रेशर फील हो रहा तो है, एक दूसरे से लोग, और मैं एकदम ही आउट ऑफ ब्लू था, दूसरों की तैयारियों से आतंक आ रहा है। क्योंकि दूसरों की तैयारी बहुत स्ट्रांग थी, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके आ रहे थे। मैं तो IIT पढ़ के और अलग अलग वर्ल्ड से थोड़ा बहुत थिएटर करके, थोड़ा बहुत जितनी भी नॉलेज थी वहाँ से मैं आ रहा था, बट वहाँ पे जो लोग आते हैं वो मतलब बहुत अच्छा खासा थिएटर करके आ रहे थे, और अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड थे वो, तो उनकी बातों से मैं काफ़ी डर रहा था। तो वहाँ पे 2 लोग बात कर रहे थे कि नाट्य प्रिपेयर करके आया, तो मैं वर्ड सुन के डर गया कि नाट्य ये लोग बोल रहे हैं, और मैं तो बिल्कुल भी तैयार करके नहीं आया हूँ। एंड मैं घुसा ऑडिशन के लिए, एंड पहली चीज़ उन्होंने ये बोला कि अच्छा डांस कौन सा प्रिपेयर किया है आपने।
तो मुझे लगा यार डांस तो मैंने कुछ प्रिपेयर ही Out नहीं of किया। syllabus आ गया पहला काफ़ी ही आउट ऑफ द question। सिलेबस हो गया एंड मैं बोल भी नहीं सकता बिकॉज इट्स अब बहुत स्टूपिड हो Negative हो जाएगा। जाएगा। हाँ, अगर मैंने ये बोल दिया कि डांस ऑप्शनल नहीं था सर, तो ये तो बहुत ही और मतलब फिर तो वहीं ख़त्म हो जाता वो ऑडिशन। तो समहाउ कुछ इंस्ट्रूमेंट थे वहाँ उन्होंने बजाना शुरू किया और मैंने कुछ ज़बरदस्ती फोर्सफुल कुछ डांस किया उधर। पहले से डांस करते थे या मतलब एवं ही कुछ भी कर दिया? हाँ, लेकिन दे वांटेड सम क्राफ्ट वाला, कुछ क्लासिकल दे एस्पेक्ट। हाँ, तो वो मेरे हिसाब से वो नहीं हो रहा था, पहले से दिमाग में आ गया कि अब तो नहीं होगा, कि ये चीज़ प्रिपेयर करके आनी थी जो मैंने सोचा ही नहीं। कॉन्फिडेंस वहीं से चला गया। हाँ, तो वो एक एक्सपीरियंस था। देन आई वाज लाइक कि आई विल कम अगेन, मैं नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करके आऊँगा और तब तक मैं मीनवाइल मुंबई जाता हूँ और और थिएटर करता हूँ और क्राफ्ट को अपनी अच्छे करता हूँ और फिर मैं अच्छे से प्रिपेयर होके स्कूल के लिए ऑडिशन करने आऊँगा। फिर गए कभी कि नहीं गए? नहीं, फिर एक्चुअली वही लकीली आई थिंक उस टाइम पे TVF के वीडियोस आना शुरू हो गए और वो बहुत पॉपुलर होने लग गई चीज़ें। एंड TVF भी जो लॉन्ग फॉर्मेट वाली चीज़ें वो प्लान करने लग गया, जो कि कहीं ना कहीं वही एम्बिशन था कि कहानियाँ बताएं, अपने तरह की कहानियाँ बताएं, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स प्ले करें। तो वो चीज़ें होने लग गई थी। कहीं ना कहीं वहीं एक्टिंग सीख के, क्राफ्ट सीख के कहीं ना कहीं वहीं पहुँचना था। एंड वो होने लगा क्योंकि समहाउ डिजिटल एरा स्टार्ट हो गया और यूट्यूब बहुत उस पर स्केचेस और उसके वेब सीरीज़ बहुत पॉपुलर होने लग गई। एंड वो हम ही स्टार्ट कर रहे थे एज TVF। तो आप वहाँ पर क्या पोजीशन क्या थी? कुछ डायरेक्टर थे आप वहाँ पर? नहीं, मेरी कोई पोजीशन नहीं थी। वाज एज कंसल्टेंट। वो अलग से पोजीशन बनाई थी क्योंकि एक्टर को कोई एम्प्लॉयमेंट, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट दे नहीं सकते। अच्छा। तो वो आई थिंक इट वाज लाइक a great gesture from them कि उन्होंने एक पोस्ट बनाई अलग से एंड कि चलो हम हायर कर रहे हैं, तो टेंशन नहीं है। एंड तो मैं थ्रू आउट मतलब एक्टिंग करता था, जितने भी स्केचेस होते थे या वेब शोज होते थे। सो TVF की पॉपुलैरिटी के पीछे आप क्या मानते हैं वजह? क्योंकि हम सब ने उनका कंटेंट देखा है, मतलब इतना रिलेटेबल कंटेंट। क्या लगता है आपको कि मतलब क्या ऐसा क्या था TVF के कंटेंट में, क्या है? TVF का जो मेन रीज़न है मुझे लगता है कि हाँ, उनके बेसिक्स बड़े स्ट्रॉन्ग, जो रॉनेस और वो जो बेसिक्स था कि हमें राइटिंग करनी, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है। करेक्ट। जब हमने जॉब शुरू की तो मुन्ना जज्बाती मतलब देखा, और मुन्ना जज्बाती हम लोग को ऐसा लगता था कि हर दफ्तर में वो है हमारी दुनिया के आसपास मुन्ना जज्बाती मिलेगा। कोटा फैक्ट्री में मैं बात करना चाहता हूँ कि जब कानपुर में काकादेव है जो कोचिंग मंडी बोली जाती है, तो मैं कानपुर से हूँ, तो वहाँ पर भी एकदम सेम कोटा जैसा है। मैं कोटा भी गया हूँ, वहाँ की भी विज्ञान नगर वो सब मैंने देखा है। तो कानपुर में हम लोग के एक कोचिंग है, दूसरी कोचिंग, तो मैं जिस टीचर से मैं मैथ्स पढ़ता था उनका नाम था मनीष सिंह और ब्रैकेट में लिखा रहता था कोबरा सर। और लिटरली वो पढ़ाते हुए मतलब एकदम बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट एक आदमी, जो क्लास में किसी का नाम नहीं जान रहा, 1000 बच्चे बैठे हुए हैं और वो किसी का नाम नहीं जान रहे हैं, उनके लिए सारे लोग बराबर हैं, चाहे टॉपर हो चाहे, और जो ज़्यादा बोलता था क्लास में उसके लिए बहुत प्रॉब्लम की बात थी। एक बार एक बच्चा बार बार मतलब उसको आ गया सवाल का जवाब, तो वो बार बार बोला था सर हो गया सर हो गया, तो 3-4 बार बोले अरे दूसरा करना, बार बार बता रहा है, पूरी दे दूंगा अभी सीट बैठ जाएगा। तो उनका बोलने का यही स्टाइल था और इसी सब चीज़ों से बच्चे रिलेट करते थे। मतलब कोबरा सर की ब्रांड है वहाँ पर। तो जीतू भैया जब हमने देखे तो हमें बहुत रिलेटेबल है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर टीचर उसी तरीके के थे, वैसे ही डील करते थे। कोई आ रहा है क्लास में गाना गा रहा है, क्योंकि सब जान रहे हैं कि ये बच्चे उस फेज़ में हैं, 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे हैं, तो इनको उसी तरीके से ट्रीट करना और प्रेशर जो है। तो हु वॉज योर जीतू भैया जब आप पढ़ाई कर रहे थे कोटा से? कोटा का जो माहौल है काफ़ी अलग हुआ करता था। आई थिंक 150 से 200 के बीच में बच्चे होते हैं क्लास में, बड़ा सा हॉल होता है, उधर एक सर आते हैं पढ़ाते हैं और मतलब चले जाते हैं। बट तो उस तरीके से बहुत पर्सनल कनेक्ट बनना एक स्टूडेंट टीचर के बीच में वो बड़ा डिफिकल्ट सा काम है। अच्छा। वो जनरली होता नहीं था एंड अभी होने लगा है। अभी मुझे लगता है कि टीचर्स थोड़े से ट्राई करते हैं कि स्टूडेंट्स का भी पर्सपेक्टिव समझें, उनका भी मेंटल स्पेस समझें, एंड देन पढ़ाई आती है। तो वो चीज़ें अभी होने लगी हैं, बट हमारे टाइम पे उस तरह का माहौल नहीं था। बट हाँ, ऑफकोर्स बहुत सारे ऐसे टीचर्स रहे हैं जिनकी पर्सनैलिटीज़ ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। एंड ऑफकोर्स मतलब वो पढ़ाते भी बहुत अच्छा थे, तो उनका बोलने का तरीका, जिस तरीके से वो बात करते थे या जिस तरीके से उनकी लाइफ फिलॉसफीज़ वो बताते थे, तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऐसे टीचर्स रहे हैं जिनसे मैं थ्रू आउट इंस्पायर हुआ हूँ। या फिर कभी ऐसा लगता था कि IIT क्रैक करना है तो इस टीचर के लिए क्रैक करना है, क्योंकि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। तो जिन्होंने भी पढ़ाया है, लाइक फिजिक्स CSS सर पढ़ाते थे एंड ही इज़ वेरी क्लोज, और उनसे बातें होती रहती हैं।
अभी भी मैं उनसे कनेक्ट में रहता हूँ, जितना भी मैं टाइम मिल पाता है या उनको टाइम मिल पाता है, वो भी बिज़ी रहते हैं काफ़ी। तो वो एक टीचर हैं जिन्होंने काफ़ी इंस्पायर किया। एंड हाँ, मैंने मतलब जो कोटा में समहाउ मैं टॉप बैच में था हिंदी मीडियम के, तो सारे इंटरेस्टिंग टीचर ही पढ़ाते थे, जिनका बोलने का तरीका अलग था या पढ़ाने का तरीका अलग था, यू नो मजाक करने का तरीका अलग था। तो सारे टीचर्स ही बड़े कैरेक्टर्स थे, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स थे जिनसे तुम इंस्पायर हो सकते हो। कोटा फैक्ट्री में आप बोलते हैं कि हमारी उदासी बनती है, फील सैड कर रहे हो तो सैड फील कर सकते हैं, रोना आ रहा है तो रो सकते हैं। तो इन लाइफ जितेंद्र कुमार इमोशनल हैं, मतलब क्या जो आप फील करते हैं वो आप दिखाने में विश्वास करते हैं या फिर आप अपने इमोशंस को हाइड करने में विश्वास करते हैं? नहीं, डिपेंड करता है। मतलब आई एम वेरी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। आई थिंक बहुत ही नॉर्मल परवरिश हुई है, तो आई थिंक सारी चीज़ें, आई थिंक जो भी मोस्ट ऑफ द लोग इंडिया में हैं या प्लानट में, उनके सिमिलर ही हैं। कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि हाँ बेटर है कुछ टाइम तक अंदर ही रखी जाएं, तो मैं नहीं शेयर करता हूँ। और ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें लगता है कि हाँ ये बात इमीडिएटली शेयर करनी चाहिए, या ये एक अच्छा गॉसिप है तो इसको इस इमोशन को शेयर कर देते हैं। तो दोनों ही चीज़ें मैं करता हूँ, बट इट डिपेंड्स कि सिचुएशन क्या है। बट ऑफ कोर्स हाँ, आई एम इक्वली इमोशनल एंड लाइक, बट आई कैन शेयर। मतलब बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता है मुझे अपनी चीज़ें, इमोशनल चीज़ें अपने लोगों के बीच शेयर करने में। बहुत सारे लोग अभी हम देख रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री से फेम के बाद पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। क्या कभी हम आपको देखेंगे कि आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं? बिकॉज आपका शायद फैमिली बैकग्राउंड से भी कुछ है पॉलिटिकल नाता। देयर इज समवन इन योर फैमिली? मतलब ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, वरना फिर यही तुम बिट दिखाओगे कभी बार कि इसने मना किया था, अब देखो ये खड़ा हो रहा है। नहीं, अभी की बात है, वो तो चेंज हो सकते हैं, इतने बड़े बड़े लोगों के विचार चेंज हुए हैं। हाँ, बट तो अभी कोई बिल्कुल कोई इच्छा नहीं है, कोई विचार नहीं है इस मोमेंट पे। हाँ, अभी कोई विचार नहीं। कोई ऐसे स्पेसिफिक रीजन कि यार? नहीं, बिल्कुल भी अभी तो फिलहाल ऐसा कोई इरादे नहीं है। और ऑफ कोर्स मतलब होंगे तो मतलब वो बहुत तरीके से होने पड़ेंगे। मतलब मुझे बिल्कुल भी कम नॉलेज है कि कैसे पॉलिटिक्स वर्क करती है, कितनी इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें मुझे आनी चाहिए। तो बिल्कुल ही अनअवेयर हूँ, बहुत दूर हूँ इन चीज़ों से। अभी पूरा फोकस है। हाँ, मतलब अभी बस सिर्फ वोट डालने तक मैं इन्वॉल्व हूँ पॉलिटिक्स में, उससे ज़्यादा कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं। अच्छा, ठीक है। मैंने वन लाइनर्स आपसे पूछूंगा। मैंने 5 नाम निकाले हैं आपके, जिनके साथ आपने काम किया है। उसमें आपके मन में जो भी आए वो आप बोल सकते हैं। तो पहले तो आयुष्मान खुराना, बिग ब्रदर। ओके। नीना गुप्ता जी, कोऑपरेटिव को एक्टर। ओके। श्वेता त्रिपाठी, लाइक शी इज़ वेरी गुड टॉकर। ओके। जब भी बात करते हो तो बहुत मज़ा आता है उनके साथ बात। सान्विका, सेंसिटिव। फैसल मलिक, फ्रेंड। नाइस। सो आई जस्ट वांट टू डिस्कस अबाउट योर टर्निंग पॉइंट लाइफ का, अभी तक का जो भी आपकी जर्नी रही है, उसमें सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आप क्या मानते हैं? आई थिंक हाँ, प्लेसमेंट ना होना। अच्छा, अगर प्लेसमेंट हो गया होता उस टाइम पे तो भी इधर दिमाग जाता कि मतलब यार अगर अच्छा प्लेसमेंट हो गया होता है आईपो? हाँ, जाता। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ऐसा सोचा हुआ था कि कुछ टाइम में जॉब करूँगा, थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए, कमर्शियली थोड़ा, फाइनेंशियली बैकग्राउंड थोड़ा सही हो जाए, एंड कि कुछ टाइम मैं अपने आप को सस्टेन कर पाऊँ ये काम करते हुए। तो वो इरादे थे मेरे कि एक जॉब लगे। बट आई थिंक गॉड हैज़ डिफरेंट एंड बेटर प्लान्स फॉर मी। अच्छा, यहाँ मैं एक पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग आप भी बहुत हम्बल फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, फाइनेंशियली भी हम्बली फैमिली बैकग्राउंड है आपका। जब आपने फैसला लिया, क्योंकि आईआईटी में जाने के बाद तो ये एक्सपेक्टेशन होती है कि अब तो मोटा पैकेज मिलेगा, बढ़िया तनख्वाह होगी, सारी चीज़ें दिन बदल जाएंगे। उस वक्त जब आपने डिसीजन लिया तो आपकी फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया इस पे, और आपने कन्विंस कैसे किया उनको? ये पॉइंट में जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, अगर वो किसी मेन स्ट्रीम करियर को नहीं चुनते हैं उसके लिए नहीं कन्विंस कर पाते हैं। तो आपने तो ऑलरेडी कर रखा था बड़ा, फिर कैसे कन्विंस किया? नहीं, वो शॉक्ड ही थे कि यार ये किस तरह का डिसीजन है लाइफ में। हमने आईआईटी की पढ़ाई करी है और उसके बाद अगर हम ऐसी फील्ड को चूज़ कर रहे हैं जहाँ पे हमें सिर्फ इंटरेस्ट है, हमें उसके बारे में, एक्टिंग के बारे में डिटेल में नहीं पता है। प्लस अगर हम जाएंगे ऐसे अनजान शहर में तो हमें ये नहीं पता कि कहाँ पे एक्टिंग सिखाई जाती है, कहाँ पे एक्टिंग का काम मिलता है।
तो वो सारे डाउट्स मुझे भी थे, उन्हें भी थे। एंड जब तक मैं अनश्योर था तो ऑफ कोर्स मतलब फॉर द सेम रीज़न वो लोग भी अनश्योर थे कि, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था पहले मुझे अपने आप को श्योर करना है, और वो तभी होगा जब मैं उस शहर में जाऊंगा और अपना एक्टिंग सीखूंगा और एक्टिंग का काम ढूंढूंगा और वो करूंगा। उसके बिना पूरी तरह से सॉल्व हो नहीं पाएगा। ऑफ कोर्स ये लोग आज क्योंकि मेरी ज़िद है या मुझे कुछ, मैं किसी चीज़ को लेके इतना इतनी बातें कर रहा हूँ और इतना इंटरेस्टेड हूँ, तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स आर जनरली मान जाते हैं। अगर तुम उनके साथ ठीक से बात करो, कॉन्वर्सेशन अच्छे से करो, तो वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो उनके बच्चे चाह रहे हैं वो कर लें। बट उनका काम कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना ही होता है। तो जो भी वो बोल रहे होते हैं या जो भी उनका रिएक्शन होता है वो बहुत प्रोटेक्टिव साइड ऑफ रिएक्शन होता है। तो वही था। एंड बट मुझे पता था कि ये बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, ये लोग अभी मान जाएंगे, बट जब तक मैं काम नहीं कर लूँगा, जब तक जो चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ वो मैं करके नहीं दिखाऊंगा अपने काम से, तब तक उनको भी वो बिलीफ और वो ट्रस्ट आएगा नहीं। तो उसमें टाइम लगा। आई थिंक मतलब वो 3-4 साल जब शुरू के थे, जब तक TVF की चीज़ें पॉपुलर नहीं हो रही थी, तब तक वो टाइम लगता है। दे आर ऑल्सो मतलब दे आर सपोर्टिव, बट दे कैन स्टिल कीप आस्किंग यू क्वेश्चंस कि क्या हो रहा है, एंड लाइक अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं या यहाँ पे जॉब ले सकते हैं। तो वो बहुत जाहिर सी बात है कि वो बड़ा डिफ़िकल्ट फेज़ है, वो ऐसे आएगा नहीं। एंड शुरू में वो लोग सपोर्ट करेंगे ही बिकॉज बच्चे की ज़िद है, बट कहीं ना कहीं तुम्हें वो प्रूव करना पड़ेगा खुद के लिए। मतलब तुम्हें, क्योंकि मैं भी अनश्योर हूँ ना कि आती है नहीं आती है एक्टिंग, एंड ऑफ कोर्स कहाँ से काम मिलेगा। तो मैं भी जैसे जैसे श्योर होता गया अपने आप, वो श्योरिटी उनको भी आती गई। सो वो टाइम लगा उस चीज़ में। अभी क्या रिएक्ट करते हैं वो? अभी आई थिंक जैसे मैं रिएक्ट करता हूँ अपनी चीज़ों को लेके, या मतलब जिस तरह से मैं अपने करियर को लेके एक हद तक श्योर हुआ हूँ, एक हद तक अनश्योर हूँ, वो सारी चीज़ें उनको भी फील होती है। तो हमेशा वो मतलब पोस्ट जब से मैंने कॉल लिया है कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, सपोर्टिव रहे वो लोग। ये सब चीज़ें जब हुई तो इसके बाद आपके लिए फ्रेंडशिप जो है, पहली बात तो आप क्या फ्रेंडशिप पे यकीन करते हैं, कितना यकीन करते हैं? और दूसरी चीज़ कि जब ऐसे हम लोग के आसपास कोई ऐसी चीज़ है कि जो सक्सेस आई, तो क्या फ्रेंडशिप बदली? कुछ इस तरीके की चीज़ें भी हुई आपके साथ? मतलब फ्रेंडशिप में तो बहुत ज़्यादा बिलीफ है। आई थिंक मुझे लगता है कि हाँ, मतलब माँ का प्यार एंड देन इट कम्स, उसके बाद जो कोई प्योरिटी होती है तो वो फ्रेंडशिप में होती है। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, देयर इज़ लॉट ऑफ फ्रीडम। ठीक है, आपको जो करना है कर सकते हो, आपको ठीक है, आपको जिस तरह की बात करनी है आप कर सकते हो। सो आई थिंक फ्रेंडशिप जो होती है, जिस तरह की फ्रेंडशिप होती है वो आपका कैरेक्टर बिल्ड करती है। मतलब वो बातें जो भी बोलते हैं ना कि संगत और वो सब जो अपने बुजुर्ग बोल के हैं, वो सब सही बातें हैं। मुझे लगता है कि संगत का असर हमेशा पड़ता है। ठीक है, और तो जिस तरह के तुम कैरेक्टर हो, जिस तरह के तुम पर्सनैलिटी हो, वो तुम्हारी फ्रेंडशिप से ही आती है। क्योंकि बहुत सारा टाइम तुम अपने दोस्तों के साथ गुजारते हो, तुम कहीं ना कहीं उसी कंपनी के जैसे होते हो। जैसी वो कंपनी होती है, जितनी ब्यूटीफुल वो कंपनी होती है, वैसे ही कहीं ना कहीं तुम होते हो। और बहुत ही एक प्यारी सी चीज़ है फ्रेंडशिप। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूँ फ्रेंडशिप में। एंड बहुत ईजी नहीं है, मतलब जल्दी दोस्त बनाना, अच्छे दोस्त बनाना। ये एक ऐसा नहीं है कि तुम किसी के साथ भी दोस्त हो जाओगे, या किसी के साथ काम कर लिया, या किसी के साथ लंबा टाइम स्पेंड कर लिया तो वो दोस्त हो गया। इट टेक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एक दोस्ती में। तो बहुत बहुत बिलीव करता हूँ, बट बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स हैं और जो हैं साथ में हैं। इंडस्ट्री में आने के बाद दोस्त बने यहाँ पे, या फिर पुराने ही जो दोस्त हैं पहले के? हाँ, मतलब मुंबई आया तो जो इस इंडस्ट्री में स्टार्टिंग में अपना काम स्टार्ट कर रहे थे, तो उन सब से दोस्ती हुई। वो लोग अब तक दोस्त हैं। उन लोगों से जब भी करियर साइड मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है या कुछ बात करनी होती है, या किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो मिलता है। सो वो फ्रेंडशिप भी है जो यहाँ पे आके बनी, जो काम के हम लोग सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे उस वजह से बनी, और लंबी चल गई। तो वैसी दोस्ती भी है। आप राजस्थान से हैं, आप एक आउटसाइडर हैं बेसिकली, अगर देखा जाए मुंबई के उसमें आपने कोई कोर्स भी नहीं किया। क्या ऐसा लगता है आपको कि अभी भी एक लंबी बहस चलती रहती है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, इंडस्ट्री उनको लेकर के कितना अडाप्ट करने में कितनी सहज हो पाई है, कितनी कंफर्टेबल हो पाई है? आपकी जर्नी में क्या आपको इस तरीके की चीज़ ने आपकी जर्नी में रास्ता रोका, या फिर आपको ऐसा कहीं नहीं फील हुआ कि मैं आउटसाइडर हूँ? नहीं, हम तो मतलब बहुत ही अलग ट्रैक पे काम कर रहे थे। हम लोग उस जो टिपिकल रेस है उसमें थे ही नहीं। हम लोगों को एक नई चीज़ मिली, यूट्यूब, और हमको अपना स्पेस मिल गया कि हम जो कहानियाँ बताना चाहते हैं, जो कैरेक्टर्स बताना चाहते हैं, हम यहाँ पे बता सकते हैं, और ऑडियंस उसको देख रही है लकीली।
तो हम तो एक अलग ही रास्ता हमने अपना बना लिया, बट आई डोंट थिंक कि वैसा है। मुझे लगता नहीं है कि खासकर पिछले 10-15 सालों में ऐसा कुछ सिनेरियो है। मुझे लगता है कि जिसका काम अच्छा है, जिसका काम ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, एंड जिसका जो अच्छी कहानियाँ जिसके थ्रू हम बता रहे हैं, जिसके सिलेक्शंस अच्छे हैं स्क्रिप्ट को लेके, वो उनको लोगों ने एक्सेप्ट किया है। और जब लोग एक्सेप्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स इंडस्ट्री एक्सेप्ट करेगी, मतलब उनको ऑफ कोर्स ज़्यादा बेटर काम मिलेगा। और जो इंटरेस्टिंग फिल्म मेकर्स हैं, है ना, जो वो उनके साथ काम करना चाहेंगे। तो अगर लोगों ने एक्सेप्ट किया है, तुम्हारा काम अच्छा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रास्ते निकल जाते हैं और फिर उन रास्तों को कोई नहीं रोक सकता है। एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है। शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, बहुत ही मतलब बोल्ड टॉपिक पे बनी फिल्म। आप कैसे मिली आपको वो फिल्म, उसकी थोड़ी सी जर्नी बताइए। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। मैंने पंचायत सीज़न 1 शुरू किया था, एंड आई थिंक जून जुलाई मतलब मई जून जुलाई ऐसा कुछ हमारा 3 महीने का शेड्यूल था। बीच में 20 दिन का ऐसा गैप था। 2 शेड्यूल में हम लोग सीज़न 1 शूट कर रहे थे। एंड उस टाइम पे मुझे जैसे ही मेरा डे 1 था पंचायत का शूट का, तब मुझे कॉल आया कि ऐसे एक फिल्म बन रही है, एंड गे लव स्टोरी पे हम लोग फिल्म बना रहे हैं, और ह्यूमरस फिल्म है, एंड इस तरह की कहानी है। तो मुझे कहानी बताई गई, एंड बोला कि हम लोग अभी शूट करने वाले हैं, लेकिन जुलाई, और तो मुझे लगा कि जुलाई में तो मैं पंचायत पे ही रहूँगा। देन आई टोल्ड देम कि मेरा ऐसा शूट चल रहा है। देन दे सेड कि अच्छा फिर तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, एंड क्योंकि हमारी डेट्स क्लैश कर रही हैं। तो फिर वो बात आई गई होगी, दब गई। देन आई थिंक जब मेरा पंचायत का पूरा शूट वूट खत्म हो गया, देन जो 20 दिन का गैप था उसमें जब मैं वापस आया, देन एक फ्रेंड कहीं से जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, उनसे मिले। तो उन्होंने बताया कि अरे अभी तक फिल्म शुरू नहीं हुई है, टाइम है, बट इफ़ यू कैन कन्वे टू मी कि ऐसा है। देन मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि अरे उस फिल्म की अभी पूरी तरह से कास्टिंग हुई नहीं है, सो यू कैन मीट द डायरेक्टर, यू कैन डायरेक्टली मीट, एंड उनका नंबर ये है। तो फिर मैं जो कास्टिंग कर रहे थे अभिषेक बैनर्जी, वो अभी एक्टर भी हैं, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टर से मिलवाया और हमारी मीटिंग हुई। हितेश केवलिया से मैं मिला, उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगी मुझे सुनते ही। मतलब ऑफ कोर्स थोड़े डाउट्स है कि पता नहीं किस तरह का ट्रीटमेंट होगा, है ना, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो उसको किस तरीके से एज डायरेक्टर वो लोग ट्रीट करेंगे विजुअली, या किस तरह का ह्यूमर यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि मुझे बताया गया था कि इट्स लाइक फ्रेश रोम कॉम वाला जो जॉनर है, उसमें ये फिल्म हम बनाने वाले हैं। तो आई वॉज लिटिल क्रिटिकल अबाउट द कॉमेडी, कि किस तरह की कॉमेडी हम इसमें करने वाले हैं। बट जब वो पूरा नरेशन एक बार हुआ, विद जो पूरा डायलॉग ड्राफ्ट जब सुनाया हितेश केवलिया ने, तो मुझे बहुत मज़ा आया। एंड बाकी जितने भी डाउट्स थे, जितने भी उस टॉपिक को लेके मेरे लिए अंदर जो जहन में चल रहा था, वो सारे डाउट्स एकदम ही क्लियर हो गए। एंड मुझे बहुत मज़ा आया नरेशन में, एंड दैट्स हाउ आई सेड इमीडिएटली कि हाँ, आई वांट टू बी। बहुत ही अच्छा काम भी था उसमें आपका। थैंक यू। अभी तक मतलब आपने जो भी काम किया है उसमें क्या आपने अभी तक ये सोचा है कि यार इस तरीके का काम या इस तरीके की चीज़ मैं नहीं करूँगा? क्या आपने ऐसा कुछ नहीं बना करके रखा हुआ? नहीं। अगर मैं कहानी सुन रहा हूँ और मुझे मज़ा आ रहा है, और मेरे कहीं ना कहीं वो फर्स्ट इंस्टिंक्ट बोल रहा है कि इट्स वेरी गुड स्टोरी, फ्रेश स्टोरी, मज़ा आएगा। ये स्टोरी जब बाहर आएगी, कहानी बाहर आएगी, फिल्म बाहर आएगी, एंड फिल्म मेकर इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा इनके साथ काम करने में, ये 2-3 चीज़ें हैं, तो मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ इवन अबाउट द कैरेक्टर। मतलब वो वैसा है कि अगर कैरेक्टर कहीं ना कहीं कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं मेरे पिछले कैरेक्टर से, बट कहानी अच्छी है, कहानी में मज़ा आ रहा है, और मुझे लगता है कि ये फ्रेश पर्सपेक्टिव है किसी चीज़ के बारे में, तो और वो आना चाहिए। तो एज एन एक्टर वो मुझे लगता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस स्क्रिप्ट का पार्ट बनूं। और मुझे लगता है कि ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जानी नहीं चाहिए। बहुत कम कहानियां हैं जो इंटरेस्टिंग होती हैं, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती हैं। और तो जैसे ही कोई भी कहानी ऐसी आती है कि हाँ, मुझे लगता है कि ये कुछ अतरंगी तरीके से बताई जा रही है, या इंटरेस्टिंग फिल्म मेकर्स इसको बनाना चाह रहे हैं, फिर बाकी सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत सेकेंडरी हो जाती हैं। मैं बहुत ग्रीडी एक्टर हूँ, एंड मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत सारा काम करूँ और बहुत सारी अच्छी कहानियों का पार्ट बनूँ। उतने ही थॉट्स हैं, तो जैसी कोई कहानी अच्छी लगती है, मैं पागल हो जाता हूँ उस कहानी के लिए। कोटा में जीतू भैया बोलते हैं कि ड्रीमर्स नहीं एमर्स बनो। सो व्हाट इज एम ऑफ जितेंद्र कुमार नाउ, राइट नाउ, और क्या एम्बिशंस हैं अभी आपके फिलहाल? यार आई एम वेरी इन जनरल आई एम वेरी एमलेस गाय। अच्छा। मेरे कोई एम्स नहीं होते, और बहुत सारे लोग ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको ना वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक जीतू भैया जो कैरेक्टर हैं वो अलग हैं, और मैं रियल लाइफ में काफ़ी अलग हूँ। जो जीतू भैया मैं प्ले करता हूँ वो एक्टिंग का पार्ट है, और वो बहुत ज़्यादा राइटर और डायरेक्टर की इमेजिनेशन है वो कैरेक्टर, मैं सिर्फ उसका पार्ट हूँ। बट रियल लाइफ में मैं काफ़ी अलग हूँ। मैं कुछ पर्टिकुलर गोल्स रख के
नहीं चलता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन क्रिएट करता है अपने आप से, मुझे ऐसा लगता है। और वो कहीं ना कहीं अगर फुलफिल नहीं हो पाती है बाय एनी चांस, तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है फॉर एनी रीज़न। मतलब तो सारी चीज़ें इमेजिनेशन में रह जाती हैं। मैंने कुछ एम क्रिएट किया, मैंने कुछ गोल बनाया, फिर उसके अराउंड मैंने अपने अराउंड एक्सपेक्टेशंस क्रिएट की, फिर ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा फुलफिल नहीं होती हैं। एक्सपेक्टेशंस हमेशा तुम नहीं फुलफिल कर पाते हो। तो इससे बेटर है कि तुम विद द फ्लो रहो, काम करो एंड जर्नी एंजॉय करो। तुम्हारे काम में जो चीज़ें आ रही हैं, आई थिंक जो अगर ऐसा है तो जो एक्सेप्ट करने वाली बात है, तो कोटा फैक्ट्री सीज़न 3 में एक लाइन है, तैयारी ही जीत है। यानी प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस करो, जो तुम तैयारी कर रहे हो वो ही तुम्हारी विन है। जब मैं किसी भी, अगर मैं एक एक्टर हूँ तो मैं अगर किसी कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, या जो उसका पूरा प्रोसेस है वो मेरे बहुत क्लोज रहता है, मैं उसको ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं। तो हम अपने इंटरव्यू के आखिरी उसमें लास्ट सवाल मेरा ये है कि अभी के टाइम पर आपका एक्टिंग को लेकर के क्या कोई ऐसा आइडियल, कुछ ऐसा आप मान करके चल रहे हो किसी को, या आप किसी कोई आपका इंस्पिरेशन हो? बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स की जो उनका करियर ग्राफ रहा है, जो उनके सिलेक्शंस रहे हैं स्क्रिप्ट्स को लेके, या जिस तरह का उनका काम रहा है अलग अलग स्क्रिप्ट्स में, मुझे बहुत इंस्पायर करता है। आई थिंक टॉम हैंक्स, रॉबर्ट डॉनी जूनियर, दिलीप कुमार साहब, इरफान खान साहब, शाहरुख खान। सो इन लोगों का जो पूरा जर्नी रही है अपने करियर को लेके, जिस तरीके से कि इन्होंने फिल्में की हैं, मतलब जिस तरीके से वो उनका पूरा स्टारडम रहा है, और उस स्टारडम को उन्होंने कभी हावी नहीं होने दिया, और हावी हुआ भी तो एक्सपेरिमेंट करते चले गए, और एक अलग कहानी हमेशा उन्होंने सर्व की है। तो बहुत इंस्पायर करती हैं जो भी मैंने नाम लिया उनकी जर्नी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छी बातचीत रही, मुझे तो बहुत मज़ा आया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके कैरेक्टर्स मैं बताना चाहता हूँ कि जब स्क्रीन पे आते हैं तो बहुत अपने से लगते हैं, और ये आज इंटरव्यू करने के बाद ये जो जर्नी है ये भी थोड़ी अपनी सी लगी, और लगा कि हाँ किया जा सकता है, मतलब अगर बिल्कुल कोशिश की जाए तो किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ, थैंक यू सो मच इंटरव्यू करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। ये आपका कैमरा है, इधर कैमरा देख करके जिस्ट को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए, और ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा है बोल दीजिए। हाय गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू जिस्ट। बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों को ये लोग लेके आते हैं, और उनसे बहुत सारी अच्छी बातें करते हैं, इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, तो वो प्लीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें, एंड ये वीडियो लाइक कर देना है। थैंक यू।